खातों को फ्रीज करने को कह दिया है। दावा है कि लेटर में अरूप ने यह तर्क दिया है कि अभी यह क्लियर नहीं है कि पार्टी के पैसों पर हक किसका है, इसलिए खाते फ्रीज कर दो। अरूप विश्वास अभी ममता के खेमे में बताए जा रहे हैं और उन्होंने यह डर जताया है कि कहीं बागी नेता पार्टी के फंड पर कब्जा न कर ले, इसलिए यह लेटर लिख दिया। यानी अब ममता बनर्जी को पार्टी का फंड भी हाथ से जाने का डर सता रहा है। हालांकि अरूप विश्वास पार्टी के मौजूदा कोषाध्यक्ष नहीं है। दावा है कि ममता बनर्जी ने उन्हें पहले ही कोषाध्यक्ष के पद से हटा दिया था, इसलिए अभी यह क्लियर नहीं है कि अरूप विश्वास के इस लेटर का कोई मतलब है भी या नहीं है। यानी हर रोज एक लेवल बढ़ जा रहा है जो मुसीबत है उसका। बागियों से ममता की लड़ाई के बीच पार्टी का कितना पैसा फंस गया है, साल 2024-25 में इलेक्शन कमीशन को दी गई जानकारी के मुताबिक टीएमसी का कितना पैसा फंसा है, आप इसको देख लीजिए। क्योंकि भाई पॉलिटिक्स में बिना पैसे के काम तो चलेगा नहीं, आपको किसी ना किसी तरीके से पैसा तो चाहिए। तो अगर आप देखेंगे टीएमसी की जो संपत्ति है वो कितनी है पार्टी के हिसाब से, अगर आपको बताऊं टीएमसी के पास जो पैसा है वो है 1081 करोड़ 78 लाख रुपए। ये आपको टीएमसी की संपत्ति बता रहा हूं, पार्टी की, जो उनके पास पैसा मौजूद है और ये उन्होंने बताया था। अब आप देखिए बैंक अकाउंट में कितना है, ये टोटल है और इसमें बैंक अकाउंट वाला जो पैसा है वो है 625 करोड़ रुपए का, सीआर 625 करोड़, और निवेश कर रखा है 250 करोड़ रुपए। तो जिस तरह से ममता बनर्जी की पार्टी के फंड की चर्चा होने लगी है, उसमें अब यही लग रहा है कि लड़ाई इस पैसे को बचाने की होगी। ममता के लोगों के सामने मुसीबत यही है कि वो क्या क्या बचाए। पब्लिक के वही जा रहे हैं, पब्लिक अंडे मार दे रही है। आए दिन ममता के नेताओं पर बंगाल में अंडे चल रहे हैं। आज भी टीएमसी के पूर्व मंत्री उदयन गुहा को अंडे मार दिए लोगों ने। इतना ही नहीं, उनके ऊपर नाली का कीचड़ फेंक दिया, जूते फेंके, किसी ने पानी की बोतल चला दिया। आप देखिए, एक बार तस्वीर देखिए। देखिए, यह सब तब हुआ जब जबरन वसूली और धोखाधड़ी के मामले में कोर्ट में पेशी के लिए उदयन गुहा को हेलमेट पहनाकर पुलिस स्टेशन से बाहर लाया गया। लेकिन पब्लिक ने यहां भी नहीं छोड़ा, वहां चोर चोर के नारे लगने लगे। इधर पूर्व मंत्री उदयन गुहा को अंडे मारे गए, उधर अलीपुर कोर्ट में पेशी के दौरान पूर्व मंत्री अरूप विश्वास भी पिटते पिटते बचे। भारी विरोध का सामना करना पड़ा, अरूप विश्वास को भी अंडे मारे गए। यानी टीएमसी के नेता जहां जा रहे हैं अंडे खा रहे हैं, मतलब खाने वाला नहीं, मार खाने वाला। उधर उत्तर 24 परगना जिले में भी टीएमसी नेता असीम राउत के खिलाफ लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। हिंगलगंज में असीम राउत की गिरफ्तारी की मांग को लेकर लोग सड़क पर उतर गए, रोड पर आगजनी कर दी। असीम राउत के घर पर भी धावा बोल दिया, वहां भी जबरदस्त हंगामा देखने को मिला। देखिए, अंडा तो नहीं मारना चाहिए, मारपीट के मैं हमेशा खिलाफ रहता हूं, लेकिन लोग ये भी कह रहे हैं कि आप सोचिए ये जनता कितने दिन से परेशान थी, कैसे ये इमोशन मन में दबा के बैठी होगी डर के मारे कि आज सरकार गई, पुलिस प्रशासन का राज आया, तो बाप रे बाप, लोगों का गुस्सा रुक नहीं रहा। लोग कह रहे हैं कि कहीं यही हाल रहा तो बंगाल में अंडा का कमी ना हो जाए। खैर, उधर ममता बनर्जी की पार्टी फंसी हुई है, इधर उद्धव ठाकरे का जो हाल है वो भी आज कंफर्म हो गया कि उनकी भी पार्टी गई। आज उद्धव ने अपने बागी सांसदों को बुलाया था, लेकिन उनमें से कोई आया ही नहीं। आज उद्धव ठाकरे ने दिल्ली में अपने सांसदों की मीटिंग बुलाई कि बुलाओ सबको। जो संजय राउत गाली गलौज कर रहे हैं, कुछ दिन पहले कह रहे थे कि सब मम्मी कसम खाया है, साईं बाबा का कसम खाया, नहीं छोड़ के जाएगा उद्धव ठाकरे को, कह रहे थे कोई ऑनलाइन जुड़ा है, कोई ये आया था, 3 लाइन का व्हिप जारी किए तब भी कोई नहीं आया। इस मीटिंग में उद्धव के 9 लोकसभा सांसदों में से 3 ही खाली आए, 6 सांसद आए नहीं किए। मीटिंग में अरविंद सावंत, अनिल देसाई, राजा भाऊ वाजे मौजूद रहे। इसके अलावा पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय राउत भी मौजूद रहे। यानी उद्धव ठाकरे के साथ भी खेला हो गया है बॉस। इससे पहले उद्धव ठाकरे ने जब अपने घर पर बैठक बुलाई थी तब कहा गया था कि 4 आए थे, 5 ऑनलाइन थे। अब वो 5 कब ऑफलाइन हो गए पता ही नहीं चला। इंटरनेट कनेक्शन कट गया, पार्टी से कनेक्शन कट गया उनका, और आज मामला क्लियर हो गया। वेब जारी होने के बावजूद सांसद आए ही नहीं। संजय राउत फुल फायर है बॉस, आज फिर गाली गलौज पे आ गए, रोज गाली दे रहे हैं कैमरे पे। सुनिए कैसी भाषा है इनकी, सुनिए जरा। ये नेता हैं, सांसद हैं राज्यसभा के, गाली दे रहे हैं, बीप बीप लगा के सुनाना पड़ रहा है। शब्द काढायचा ना या एक दर किंमत असलं या ना मतदारसंघ, ते शब्द काढायचा ना या एक दर किंमत असलं या ना मतदारसंघ, ते शब्द काढायचा ना या एक दर किंमत असलं या ना मतदारसंघ। देखिए, सिंपल सी बात है, आदमी जब फ्रस्ट्रिया जाता है उसको लगता है और क्या करें, कुछ नहीं हो पा रहा है, या तो मारधाड़ करता है
लेकिन मारधाड़ भी करें कि इससे कोई है ही नहीं सामने, सब तो निकल लिए, तो गाली गलौज करता है। वही संजय राउत कर रहे हैं। बागी सांसदों को धमकियां दी जा रही हैं, उनको गालियां दी जा रही हैं। संजय राउत उन्हें धमकी दे रहे हैं कि उन्हें छोड़ेंगे नहीं। इन धमकियों के बीच बागी सांसदों की सुरक्षा बढ़ाई जा रही है। गृह मंत्रालय ने महाराष्ट्र के डीजीपी को आदेश दिया कि बागी सांसदों की सुरक्षा बढ़ाई जाए। बागी सांसदों को अयोग्य घोषित करने की भी कोशिश चल रही है। पार्टी ने बागी सांसदों को नोटिस भेजकर 7 दिन में जवाब मांगा है। दूसरी तरफ शिंदे पार्टी के सूत्रों का दावा है कि 6 सांसदों का सपोर्ट लेटर लोकसभा स्पीकर के पास पहुंच भी गया है। दावा किया जा रहा है कि इन सांसदों के शिंदे वाली शिवसेना में मर्जर का प्रोसेस पूरा हो गया है। शिंदे शिवसेना की पार्टी के नेता तो यहां तक दावा कर रहे हैं कि अब उद्धव ठाकरे की पार्टी के विधायक भी पाला बदलने को तैयार है। उद्धव ठाकरे के कॉर्पोरेटर भी पाला बदलने को तैयार है। मतलब कोई बचेगा ही नहीं पार्टी में। सुनिए शिंदे वाली शिवसेना के नेता क्या क्या दावा कर रहे हैं। ओपीडी बेसिस पे कितने कॉर्पोरेटर आपके संपर्क में हैं और कब ये पूरा ऑपरेशन करने वाले हैं? अभी फिलहाल 20 से 25 हमारे संपर्क में है और आने का जारी है। देखिए, महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की पार्टी में टूट फूट को ऑपरेशन टाइगर नाम दिया गया और यह आपको समझना होगा कि ऑपरेशन टाइगर में हो क्या रहा है। इस ऑपरेशन टाइगर से दूसरी पार्टियों में भी हड़कंप है। महाराष्ट्र में यह चर्चा चल रही है कि ऑपरेशन टाइगर के बाद ऑपरेशन तुतारी भी होगा। तुतारी शरद पवार की पार्टी का चुनाव चिन्ह है। शरद पवार की पार्टी के 8 लोकसभा सांसद हैं। ऑपरेशन टाइगर में उद्धव के 6 सांसदों का शिकार हो गया। ऑपरेशन तुतारी में शरद पवार के 8 सांसदों पर नजर है, कहा जा रहा है। इससे शरद पवार की पार्टी तनाव में है। पार्टी के नेता रोहित पवार ने बड़ा दावा कर दिया कि उद्धव ठाकरे की पार्टी के एक सांसद को 110 करोड़ रुपए में खरीदा गया। एक को 85 करोड़ रुपए कैश मिले हैं और बाकी फंड से 25 करोड़ देने वाले हैं। शरद पवार की पार्टी का आरोप है कि यह सब बीजेपी डीलिमिटेशन के लिए करवा रही है। हम आपको बोले ही थे। अब ये करवा कौन रहा है, नहीं करवा कौन रहा है, यह अलग डिबेट का विषय है। लेकिन नरेंद्र मोदी के दिमाग में चल रहा है डीलिमिटेशन, क्योंकि जो डेमोग्राफी चेंज हुआ है इस देश में, वो इस देश के लिए खतरा बन रहा है और उनका हिसाब क्लियर है कि इसको रोकना है। यह ऑपरेशन टाइगर नहीं, ऑपरेशन बाजार है। सुनिए शरद पवार की पार्टी के नेता क्या बता रहे हैं, फिर आगे की बात बताता हूं। देखो, ऑपरेशन टाइगर क्यों बोलना, टाइगर की इज्जत क्यों वहाँ पे निकालना। मुझे लगता है इसको ऑपरेशन बाजार बोल सकते हैं, क्योंकि ये जो हुआ उसके माध्यम से विचारों का बाजार हुआ। नेताओं, जिस नेता का नाम लेके चुन के आए थे उसका बाजार हुआ, जो ह्यूमैनिटी होता है उसका बाजार हो गया। लोगों ने उनको देखते हुए, नेताओं को देख के उनको चुन के दिया है, इसलिए ये ऑपरेशन बाजार था। तो यहाँ पे एक सांसद की या एक एमपी की कीमत करीबन 85 करोड़ के आसपास थी उस कैश में। उसी के साथ 250 करोड़ ये विकास निधि या डेवलपमेंटल फंड वहाँ पे दिया जाएगा। उसमें से 10% टू 15% रेंजिंग वहाँ पे करप्शन किया जाएगा, तो करीबन 25 से 30 करोड़ वहाँ से मिलेंगे। तो ये आंकड़ा 110-120 करोड़ के आसपास जाता है। देखिए, इंडी की पार्टियों में जो भगदड़ मची है, जो टूट फूट चल रही है, उस पर बहुत सारे लोग लोकतंत्र और संविधान की बातें कर रहे हैं। करिए, अच्छी बात है, करनी भी चाहिए। लेकिन लेक्चर पर लेक्चर जो दिया जा रहा है, उन पार्टियों में तोड़फोड़, बगावत, भगदड़, ये सब इस देश की पॉलिटिक्स का कैसे कल्चर बना और किसकी वजह से बना, उसकी चर्चा किए बिना यह चर्चा अधूरी रह जाएगी। क्योंकि नेताओं का यह कल्चर बहुत पुराना है, उनके डीएनए में डाला गया है। और आज आपको इसका इतिहास भी सुनना चाहिए कि नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी के जमाने में यह दल बदल, सरकारें गिनाने, इसके लिए क्या क्या नहीं हुआ है। ऐसे विधायक तोड़े जाते थे कि आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे कि भाई साहब क्या ही हिसाब चल रहा है। और इसलिए आपको सुनना चाहिए। देखिए, ये जो आपको कहानी बता रहा हूं, इसमें एक चीज समझिए कि ये पूरी कहानी आपको बताएगी कि इतिहास क्या कहता है। दल बदल और तोड़फोड़, इसका इतिहास देखिए बॉस, आपके होश उड़ जाएंगे जो मैं आपको बता रहा हूं। 1967 से लेकर 1971, 4 साल का समय, 4 साल सरकारें गिराई गई। कितनी गिराई गई बॉस? 45 सरकारें गिरा दी गई बॉस। 45 कोई मामूली आंकड़ा है? आज जो लोग कह रहे हैं कि ऐसा लग रहा है 2014 के बाद यह सब शुरू हुआ, 4 साल में 45 सरकारें गिर गई। 4 साल में राष्ट्रपति शासन, 4 साल के अंदर राष्ट्रपति शासन कितनी बार लगाया गया? 16 बार बॉस, 16। मामूली बात है। और विधायक कितने टूटे इस 4 साल के अंदर? सुनिएगा तो पैरों तले जमीन निकल जाएगी बॉस। 1800 विधायक टूटे, 1800। यह आंकड़ा याद कर लीजिए। 4 साल के अंदर 1800 विधायक टूट गए। आज जो 4, 5, 10, 15 इधर हो रहे हैं, 4 साल इंदिरा गांधी की सरकार थी, 1800 विधायक उस वक्त पूरे
देश में अलग अलग जगह टूटे, यानी हर साल मान के चलिए कि 400 से ज्यादा विधायक टूटते थे हर साल। और कैसे टूट गए? आज लोग पैसा गिना रहे हैं। उस वक्त मंत्री पद कितने दिए गए? 115 मंत्री पद दे दिए गए कि आए हो उधर से तो कुछ लेके भी तो जाओ। और ये तो आपको सिर्फ 4 साल का आंकड़ा बताया है। इससे पहले कोई कल्चर अलग था। तोड़ फोड़ और दल बदल का जो डीएनए घुसा नेताओं के अंदर, वो नेहरू के जमाने से शुरू हो गया था। ये तो आपको बता रहा हूं 4 साल का, 1957 1957 से लेकर 1967, ये 10 साल का भी देखिए, इसमें कई साल नेहरू के भी थे। और इस समय कांग्रेस में कितने नेता आए? कांग्रेस में आए 419 नेता इस 10 साल में। यानी कांग्रेस ने दूसरे से लिए ना भाई, 419 नेता इस 10 साल में छोड़कर आ गए। और ये वो तब तक का वक्त था जब कांग्रेस का मतलब कोई था ही नहीं टक्कर में, फिर भी जो था उसको ले लेते थे। और कांग्रेस को छोड़कर गए, कांग्रेस को छोड़ा कितनों ने? 98 नेताओं ने छोड़ा। मतलब 4 गुना से ज्यादा आए और 98 गए। ये वो दौर था जब विपक्ष में कोई था ही नहीं। फिर हर तरह सिर्फ कांग्रेस हुआ करती थी, हर तरफ। क्या कांग्रेस इस 10 सालों को, जैसे आज तानाशाही बता रही है, वो तानाशाही का जो बीज बोया, वो नेहरू इंदिरा ने जो बोया और आज भी चल रहा है। कांग्रेस ऐसा नहीं कि आज नहीं कर रही, वो भी आपको बताऊंगा। देखिए, ये जो दौर था उसके बारे में डिटेल में भी आपको समझना चाहिए। 1967 से 1971 के जिस दौर के आंकड़े हम आपको दिखा रहे हैं, ये वो दौर है जब नेता कपड़ों की तरह पार्टी बदल लेते थे। एक ही दिन में 2-2 3-3 बार पार्टियां बदल लेते थे। एक दिन में बोल रहा हूं बॉस। ये वही दौर है जिसमें नेताओं को आया राम गया राम का टैग मिला। ये सब क्यों हो रहा था वो भी समझ लीजिए। 1966 में पहली बार इंदिरा गांधी पीएम बनी। इसके बाद क्या हुआ उसके बारे में पूर्व लोकसभा सचिव सुभाष कश्यप की किताब द पॉलिटिक्स ऑफ पावर डिफेक्शंस एंड स्टेट पॉलिटिक्स इन इंडिया में लिखा गया है कि 1967 के फरवरी में 16 राज्यों में चुनाव हुए। इसमें से 8 राज्य में कांग्रेस हार गई। इन राज्यों में गैर कांग्रेसी सरकार बन गई। जब पीएम रहते हुए इंदिरा गांधी देश भर में कमजोर होने लगी तो कांग्रेस विपक्षी सरकारों को गिराने की कोशिश में जुट गई। कांग्रेस ने यूपी, बिहार, बंगाल, हरियाणा, पंजाब और मध्य प्रदेश में सरकारें गिरा दी। बागियों के दम पर मध्य प्रदेश में खुद सरकार बना ली। बिहार, बंगाल, पंजाब में कांग्रेस समर्थित बागी सरकारें बन गई। यानी पूरा इतिहास आप देखें तो पता चलता है कि जब कांग्रेस सबसे ज्यादा पावरफुल थी तब भी नाम मात्र के विपक्ष को तोड़ती चली जाती थी, और जब कांग्रेस कमजोर पड़ती दिखी तब भी अपने पावर को बनाए रखने के लिए उसने जबरदस्ती विपक्ष की सरकारों को गिरा दिया, पार्टियां तोड़ दी। यह तो इतिहास है इस देश का। जिस दौर के बारे में हमने आपको बताया वहीं से तो दल बदल का कल्चर बना, वहीं से पार्टियों में तोड़फोड़ के तरीके निकाले गए। यह कोई नया सिस्टम नहीं आया है इस देश में, वहीं से सरकार बनाने और गिराने का खेला शुरू हुआ। 1967 में हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनी, लेकिन कुछ विधायकों ने बगावत कर दी। हरियाणा में कांग्रेस टूट गई और नई पार्टी ने सरकार बना ली। इसी तरह से यूपी में चंद्रभानु गुप्ता की सरकार बनी, लेकिन 18 दिन टिक पाई। चौधरी चरण सिंह ने बगावत कर दी और उन्होंने नई सरकार बना दी। इसी तरह से मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार में बगावत हुई, 36 विधायक टूट गए और नई सरकार बना ली। यानी जो ये तोड़ने फोड़ने दल बदल का जो डीएनए स्थापित किया था कांग्रेस ने, उसने कांग्रेस को भी डसा। दिलचस्प बात यह है कि बाद में इन सभी सरकारों को राष्ट्रपति शासन लगाकर कांग्रेस ने बर्खास्त भी कर दिया कि जाओ तोड़ के बनाओगे, हम राष्ट्रपति शासन लगा देते हैं। यानी जो लोग आज सवाल उठा रहे हैं वो इस इतिहास को पढ़ लें कि इस देश की पॉलिटिक्स के लिए यह सब नया नहीं है और किसने शुरू किया। एक बड़ी बात यह भी है कि तोड़फोड़ दल बदल के लिए जो लोग दूसरों को कोस रहे हैं उन्होंने भी इसी दौर में ऐसी ही तोड़फोड़ और दल बदल की राजनीति की है। आपको 2019 में राजस्थान का एक केस बताता हूं। 2019 में राजस्थान में कांग्रेस की अशोक गहलोत सरकार ने बीएसपी के सभी 6 एमएलए तोड़ लिए। तब राजस्थान विधानसभा में कांग्रेस के विधायकों की संख्या 100 थी और बीएसपी के 6 एमएलए तोड़कर अशोक गहलोत ने अपने नंबर गेम को मजबूत कर लिया। सारे बीएसपी विधायकों को कांग्रेस में शामिल करवाने का काम रातों रात हुआ। रात को सारे विधायक गहलोत से मिले, आधी रात को कांग्रेस में मर्जर हो गया। बाद में इन विधायकों में किसी को मंत्री बनाया गया, किसी को कहीं और एडजस्ट किया गया, किसी को कोई और पद दे दिया गया। तब इससे भड़की मायावती ने कहा था कि कांग्रेस सरकार को बीएसपी बाहर से समर्थन दे रही थी, इसके बावजूद कांग्रेस ने बीएसपी से धोखेबाजी की। 2009 में भी अशोक गहलोत ने इसी तरह से बीएसपी के 6 एमएलए तोड़ लिए थे और उन्हें कांग्रेस में शामिल करवा लिया था। यानी इंदिरा के जमाने और नेहरू के जमाने से शुरू हुआ मामला, ऐसा नहीं कि आज कांग्रेस ने छोड़ दिया और आज खाली एक पार्टी कोई कर रही है। और एक मामला भी नहीं है, एक पार्टी की बात भी नहीं है। पिछली बार बिहार में लालू की पार्टी ने ओवैसी के 5 में से 4 विधायक तोड़ दिए थे। ममता बनर्जी आज आंसू बहा रही हैं उनकी पार्टी को टूटता देखकर। उन्होंने खुद पिछली बार मेघालय में कांग्रेस के 17 में से 12 विधायक तोड़े थे।
2014 से 2021 के बीच ममता बनर्जी ने दूसरी पार्टियों के 31 सांसद और विधायक तोड़े। क्या बात करते हैं बॉस आप। नरेंद्र मोदी के राज में यह जो हो रहा है, कम से कम मोदी, या जो सूत्रों के हवाले से खबर है कि वो तो कम से कम परिसीमन जो है वो हो सके और डेमोग्राफी चेंज को रोका जा सके, इसलिए हो रहा है। लेकिन यहां तो इतिहास ये है कि भाई हम कैसे कमजोर हो सकते हैं, हम कैसे पावरफुल नहीं रहेंगे, दूसरा कैसे पावरफुल हो जाएगा, वहां हमारी सरकार क्यों नहीं रहेगी, तोड़ दो, गिरा दो। आज हो रहा है देश में, कोई नया नहीं है। लेकिन पाठशाला में अब अगले अध्याय का वक्त हो गया। ट्रंप की डील वर्सेस मोदी की डील, अमेरिका की फजीहत और भारत की शान का अध्याय। ईरान ने ट्रंप को ऐसा निपटाया, अमेरिका की घनघोर बेइज्जती के कागज पर ट्रंप ने साइन क्यों कर दिया। ईरान अमेरिका शांति समझौता वाकई मुनीर शहबाज ने कराया क्या, इसका क्या सच सामने आ गया, अब इसका अध्याय देखिए। अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात का एनालिसिस दुनिया कर ही रही थी कि आज ट्रंप ने फिर कुछ ऐसा कर दिया कि अमेरिका की भर दुनिया में घनघोर बेइज्जती हो रही है। दुनिया के बड़े नेताओं के सामने हेकड़ी दिखाने वाले ट्रंप ने कल मुलाकात के दौरान जिस तरह पीएम मोदी की तारीफों के पुल बांधे, उसके बाद अब सवाल उठ रहे हैं कि न्यू ग्लोबल ऑर्डर में सबसे मजबूत नेगोशिएटर है कौन। क्योंकि एक तरफ ट्रंप भी नेगोशिएट कर रहे थे ईरान से, डील डील चिल्ला रहे थे, लेकिन वहां तो हार गए, सरेंडर कर दिया। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने भारत की इकोनॉमी को युद्ध के डैमेज से बचाने के लिए चुपचाप आराम से बड़ी बड़ी डील फाइनल कर दी, नेगोशिएट करके अपनी शर्तों पर। इसलिए आज पाठशाला में आपको बताऊंगा कि क्यों अमेरिका में ही लोग ईरान के साथ डील को ट्रंप का सरेंडर बता रहे हैं। साथ ही बताऊंगा इस डील ने कैसे पूरी दुनिया के सामने शहबाज और मुनीर की छीछा लेदर करवाई। ट्रंप की डील वर्सेस मोदी की डील पर ग्लोबल डिप्लोमेसी में भारत की शान का अध्याय खोलने जा रहा हूं, लेकिन उससे पहले एक झलक देखिए। U.S.-India trade deal. Very close. He's a very tough negotiator. Did you sign the MOU? It's signed. I think this peace agreement could well be a surrender. I'm happy with the way Israel has handled themselves with Lebanon and with Hezbollah. आज डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ पीस डील पर साइन कर दिया, लेकिन जिस कागज पर उन्होंने साइन किया वो अमेरिका की फजीहत के सबूत थे। यानी G7 समिट के दौरान दुनिया के ताकतवर देशों की मौजूदगी में ट्रंप ईरान के साथ हुई जिस पीस डील का ढिंडोरा पीटते रहे, आज जब उसके कागज दुनिया ने देखे तो अमेरिका पर और ट्रंप पर दुनिया हंस रही है। ट्रंप के ही लोग कह रहे हैं कि अरे यार, ये भाई साहब तो ईरान के सामने फुल सरेंडर कर दिए। उस डील की डिटेल आपको बताऊंगा, लेकिन पहले पीएम मोदी की कुछ डील्स के बारे में सुन लीजिए। पीएम मोदी बिना किसी हो हल्ले के बड़े प्लान पर काम कर रहे हैं, चाहे G7 समिट हो या कोई और हाल फिलहाल का विदेश दौरा, इनमें बड़ी बड़ी डील्स फाइनल हो रही हैं। G7 समिट के दौरान भी यह सिलसिला जारी रहा। भारत और यूके के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर मुहर लग गई है। यह एग्रीमेंट इसी साल 15 जुलाई से लागू हो जाएगा। इससे दोनों देशों के बीच ट्रेड को बहुत बढ़ावा मिलेगा और निवेश के नए रास्ते खुलेंगे। भारतीय कंपनियों को यूके के बाजार में आसान पहुंच मिलेगी। इसके साथ ही G7 समिट में यूरोपीय यूनियन के साथ होने वाली ट्रेड डील पर भी चर्चा हुई। इस बात पर सहमति बनी कि इस साल के आखिर तक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर आधिकारिक रूप से साइन कर दिया जाए। G7 समिट में पहुंची यूरोपियन कमीशन के अध्यक्ष और यूरोपियन काउंसिल के अध्यक्ष ने भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच होने वाली इस डील को एक बार फिर मदर ऑफ ऑल डील्स बताया। G7 समिट के दौरान भारत और कनाडा के बीच CEPA यानी कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट पर पीएम मोदी की कनाडा के पीएम से भी चर्चा हुई और यह तय किया गया कि दोनों देशों के बीच होने वाली ट्रेड डील को इसी साल हर हाल में अंतिम रूप दे देना है। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत तेजी से इस काम में लगे हुए हैं कि जितना नुकसान यह ट्रंप ने जो रायता फैलाया था ईरान युद्ध वाला, इसकी वजह से हुआ है, इसको कैसे जल्द से जल्द कॉम्पनसेट किया जाए। जो लोग मॉल बना रहे हैं ना कि मोदी जैसे घूमने गए हैं, मेलोडी खिला रहे हैं, फोटो खिंचवा रहे, अरे भाई ये काम करने गए हुए हैं। पीएम मोदी ने यूके के साथ फ्री ट्रेड डील फाइनल होने और विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने की दिशा में बड़ा कदम बताया। पीएम ने लिखा कि भारत यूके संबंधों के लिए एक ऐतिहासिक मील का पत्थर। यह जानकर खुशी हुई कि भारत यूके कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट 15 जुलाई 2026 से लागू होगा। यह समझौता द्विपक्षीय व्यापार और निवेश को काफी बढ़ावा देगा। इससे भारतीय किसानों, श्रमिकों, MSMEs, स्टार्टअप्स और इनोवेटर्स के लिए कई अवसर खुलेंगे और विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को हासिल करने में महत्वपूर्ण योगदान मिलेगा। यानी इतना युद्ध हो गया, इतना नुकसान हो गया, तो नरेंद्र मोदी ने 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का जो लक्ष्य रखा है वो छोड़ नहीं दिया है और उस पर काम तेज कर दिया है। बड़ी बड़ी डील कर रहे हैं ताकि भारत को फायदा हो, इकोनॉमी रॉकेट बनी रहे।
लेकिन उधर ट्रंप का आप हाल देखिए। ट्रंप ईरान के साथ ऐसी डील साइन कर गए जिसे दुनिया कह रही है कि यह ईरान के सामने ट्रंप का सरेंडर है। युद्ध के 110 दिन बाद ट्रंप ने जंग खत्म करने के दस्तावेजों पर साइन किया। यह डील फ्रांस में हुई, लेकिन लोग पूछ रहे हैं कि आखिर ट्रंप को युद्ध करके मिला क्या बॉस? युद्ध शुरू करने से पहले ट्रंप के जो टारगेट थे उनमें से तो एक को पूरा नहीं हुआ। ऊपर से ट्रंप की वजह से हजारों जाने गई, दुनिया को लाखों करोड़ रुपए की चपत लगी। ट्रंप चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि डील हो गई, डील हो गई। डील साइन होने के बाद ट्रंप कैसे चिल्ला रहे थे, एक बार सुनिए जरा इसको, फिर बताता हूं कि डील में किए क्या है, लोग क्यों इसे अमेरिका की हार बता रहे हैं। You signed the MOU? It's signed, yeah. It's signed? You signed it in Versailles. I just signed it. अरे साइन कर दिए तो क्या तूफान ला दिए बॉस, जब इतना घटिया डील किए हैं। ईरान के साथ ट्रंप ने जो डील की उसमें 14 पॉइंट है। और सुनिए, आप सुनिएगा, आप इन पॉइंट्स को आप खुद कहेंगे कि अरे यार युद्ध तुम लड़े किस लिए, अगर तुमको यही सब तमाशा करने के बाद यही डील करनी थी तो ये क्या डील किए? तो ईरान से युद्ध करने का ट्रंप का एक भी मकसद पूरा नहीं हुआ जो वो बोल रहे थे। यही ट्रंप की सबसे बड़ी हार है। ट्रंप ने कहा था कि ईरान में इस्लामिक शासन को उखाड़ देंगे, कट्टरपंथियों को हटा देंगे, रिजीम चेंज होगा, लेकिन ईरान में ट्रंप सत्ता परिवर्तन करा ही नहीं पाए, उसी से डील करनी पड़ी उन्हें। तो कौन बात का जीते आप? ट्रंप का दूसरा मकसद था कि ईरान को एटम बम नहीं बनाने देंगे। डील में ईरान ने भी कहा था कि वो एटम बम नहीं बनाएंगे, ना खरीदेंगे, लेकिन ये कोई नई बात तो है नहीं, ईरान पहले से ही वादा कर रखा है। ये 2015 में जब ओबामा राष्ट्रपति थे, ईरान ने ये डील ऑलरेडी कर दी थी। तो जो डील हो रखी है उस डील को करके ट्रंप कह रहे हम जीत गए। ट्रंप का तीसरा मकसद था कि ईरान को बर्बाद कर देंगे, उसके मिसाइल प्रोग्राम को खत्म कर देंगे। डील में मिसाइल प्रोग्राम का जिक्र तक नहीं है बॉस। ट्रंप का चौथा मकसद था कि ईरान के प्रॉक्सी संगठनों को खत्म कर देंगे, लेकिन ना लेबनान में हिजबुल्लाह खत्म हुआ, ना फिलिस्तीन में हमास, ना यमन में हूती। और जो कह रहे थे डोनाल्ड ट्रंप कि भाई वहां पे प्रदर्शनकारी मारे जा रहे हैं, मेरा दिल रो रहा है, अब तो कह रहे हैं कि भाई मैं तुम्हारे इंटरनल मामलों में दखल नहीं दूंगा, अब मरेंगे प्रदर्शनकारी। था क्या कीजिएगा? डोनाल्ड ट्रंप को कुछ नहीं मिला बॉस। हां, उनके बेटे और दामाद ने नोट छाप लिए इस संकट में, लेकिन अमेरिका के लोग बाप बाप कर रहे हैं महंगाई में। ट्रंप को सिर्फ यह हासिल हुआ कि फिर से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल जाएगा। जो चीज खुली हुई थी उसको बंद करा के फिर से खोल के खुश है। ईरान ने वादा किया है कि वो हॉर्मुज स्ट्रेट फिर से खोल देगा, ये 60 दिनों के लिए होगा और इस दौरान ईरान को एक्स्ट्रा पैसा नहीं लेगा। 60 दिनों तक बिना फीस के हॉर्मुज से आवाजाही हो सकेगी। हॉर्मुज स्ट्रेट खुलने को ट्रंप सबसे बड़ी उपलब्धि बता रहे हैं, लेकिन ट्रंप युद्ध ना करते तो हॉर्मुज तो पहले से खुला था। हॉर्मुज स्ट्रेट को ट्रंप ने युद्ध करके ही बंद करवाया और अब इसे खुलने को लेकर बहुत बड़ी बात बता रहे हैं। यानी ट्रंप को कुछ भी हासिल नहीं हुआ। अपनी सनक में ट्रंप ने ईरान पर बम गिराए थे, युद्ध शुरू किया जिसमें हजारों लोग मरवा दिए, अमेरिका का नुकसान करवा दिया, दुनिया को भारी नुकसान हुआ। आप देखिए ना बॉस कि जो ये युद्ध हुआ है ईरान और अमेरिका का, अगर आप उसको देखेंगे कि वहां क्या स्थिति बनी है, जरा आप इसको देखिए। इस युद्ध में, इस युद्ध के अंदर अगर आप देखेंगे ईरान यूएस वॉर, मौतें कितनी हुई बॉस? 7,000 लोग मरे हैं बॉस, 7,000 प्लस। ये कोई मामूली आंकड़ा है। अगर आप घायल का आंकड़ा देखिएगा, घायल कितने हुए इसमें? 40,000 प्लस लोग घायल हुए हैं। और अमेरिका का खर्च आप देखिए, अमेरिका का खर्च 10 लाख रुपए प्रति सेकंड, मतलब 1 सेकंड घड़ी में आगे बढ़ता था टक, अमेरिका का 10 लाख गया स्वाहा, फिर बड़ा टक, अमेरिका का 10 लाख स्वाहा। और हर दिन कितना इनका नुकसान हो रहा था? 9,400 करोड़ रुपए, 9,400 करोड़ रुपए। यह अमेरिका का अब तक का रोज का नुकसान था। और इस पूरे युद्ध में अमेरिका का जो नुकसान हुआ है, यूएस नुकसान अगर आप देखेंगे, टोटल लॉस जो हुआ है वो हुआ है, माफ कीजिएगा, वो हुआ है 11 लाख करोड़ रुपए। 11 लाख करोड़ रुपए अमेरिका के, खाली कह रहा हूं, ये दुनिया का नहीं, दुनिया का तो अलग बाप बाप हो गया। ग्लोबल इकोनॉमी का नुकसान 122 लाख करोड़ रुपए, ये ग्लोबल इकोनॉमी का नुकसान हुआ है। 122 लाख करोड़ रुपए आपने दुनिया के बर्बाद करा दिए। किस बात के लिए? पहले से खुले हुए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करके फिर से खोलने के लिए। किस बात के लिए? और अब तो ईरान पे से सैंक्शंस भी हट रहा है, वो तो और खुश है कि मैं तो और नोट छापूंगा। आप ये भी याद कीजिए कि ट्रंप क्या कहते थे, ईरान को खत्म कर दूंगा, ईरान की सभ्यता मिटा दूंगा। 7 अप्रैल को कहे थे कि होल सिविलाइजेशन विल डाई टुनाइट, नेवर टू बी ब्रॉट बैक अगेन। आई डोंट वांट दैट टू हैपन बट इट प्रोबेबली विल। यानी आज रात एक पूरी सभ्यता खत्म हो जाएगी, फिर कभी वापस नहीं आएगी। लेकिन ईरान की जिस सभ्यता को मिटाने की धमकी ट्रंप देते थे, आप देखिए कि जब उन्होंने ईरान से डील पर साइन किया तो उस डील के डॉक्यूमेंट्स किस भाषा में थे। ट्रंप ने डील के जिन दस्तावेजों पर साइन किया
वो दस्तावेज फारसी भाषा में थे। फारसी भाषा ईरान की सभ्यता की सबसे ताकतवर प्रतीक के तौर पर देखी जाती है। ईरान ने अंग्रेजी और फारसी दोनों भाषाओं में डील के दस्तावेजों की मांग की थी, जिससे भाषा का बहाना करके डील की शर्तों की कोई गलत व्याख्या न कर सके। यानी ईरान से हर तरफ से ट्रंप को झुकाने की खबरें, तस्वीरें सब आई। जिस सभ्यता को मिटाने की बात ट्रंप कर रहे थे, उसी सभ्यता की सैकड़ों साल पुरानी भाषा में लिखे दस्तावेजों पर साइन करना पड़ा। इससे ज्यादा छीछा लेदर किसी की क्या होगी बॉस। ईरान अमेरिका की डील तो हो गई, लेकिन पाकिस्तान का क्या हुआ, जो इस डील को लेकर बहुत उछल रहा था। आप देखिए कि जो पाकिस्तान इस डील के लिए अमेरिका और ईरान का मध्यस्थ होने का दावा करके गदगद हो रहा था, उसी पाकिस्तान की डील पर साइन होने के बाद जगहसाई हो रही। दरअसल पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने 15 जून को ही बड़ा दावा कर दिया था और कहा था कि इस्लामाबाद 19 जून को स्विट्जरलैंड में अमेरिका ईरान डील की साइनिंग सेरेमनी की मेजबानी करेगा। लेकिन अमेरिका और ईरान ने 17 जून को ही डील साइन कर दी, जिस पर अब मुनीर और शहबाज को बोलते नहीं बन रहा। लोग पूछ रहे हैं कि तुम तो होस्ट करने वाले थे यार 19 को, ये तो 17 को डील कर लिए। लेकिन पाकिस्तान का क्या है, वो तो बना ही बेइज्जत होने के लिए, थोड़ा और सही। पाठशाला में अगला अध्याय, राम मंदिर के चढ़ावा चोरों की लिस्ट में क्या बड़े अधिकारियों का भी नाम है? एसआईटी की जांच कहां पहुंच गई? कल अयोध्या जा रहे सीएम योगी, लेकिन ठीक पहले ऐसा क्या कर दिया कि हंगामा मच गया? मंदिर के चढ़ावे में चोरी के बाद किस दरगाह के चढ़ावे में हेराफेरी की जांच होने वाली है, अब इसका अध्याय। राम मंदिर से चढ़ावा चोरी कांड पर भयंकर बवाल मचा हुआ है। विपक्ष हमलावर है, योगी गुस्से में है, सच सामने लाने के लिए एसआईटी एक्शन में है। एसआईटी की शुरुआती जांच में सीसीटीवी फुटेज से छेड़छाड़ की आशंका जताई जा रही है। गुनहगारों तक पहुंचने के लिए एसआईटी चढ़ावे की पूरी रिपोर्ट तैयार की जा रही है। चढ़ावे की गिनती के पूरे सिस्टम की पड़ताल हो रही है। नोटों की गिनती करने, बंडल बनाने वालों से पूछताछ हुई। आज पाठशाला में आपको बताने जा रहा हूं कि राम मंदिर के चढ़ावा चोरों की लिस्ट में क्या बड़े अधिकारियों का भी नाम आ गया है। कल अयोध्या जा रहे सीएम योगी ने अपने दौरे से ठीक पहले क्या कर दिया कि हंगामा हो गया, यह सब आपको बताऊं, लेकिन उससे पहले एक झलक देखिए। कि 27 में चुनाव आए, उससे पहले आप चुनाव में जाएं, उससे पहले आप अपनी अपनी स्टेट में सनातन बोर्ड बनाकर चले जाइए। तत्काल हाई कोर्ट की सिटिंग जज से सरकार आदेश करे और समयबद्ध जांच करे। खास लोगों को बैठा दो ताकि बात बाहर ना जाए। तो जो जिस काम के लिए ट्रस्ट बना था वो काम हो रहा है। देखिए, सबसे पहले बात राम मंदिर से चढ़ावा चोरी कांड की एसआईटी जांच की, जो आज चौथे दिन भी जारी रही। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम लगातार मंदिर परिसर में मौजूद रहकर अलग अलग लोगों से पूछताछ करती रही। राम मंदिर ट्रस्ट के सदस्य और बैंक खाते के अधिकृत ऑपरेटर डॉक्टर अनिल मिश्रा से करीब 4 घंटे पूछताछ हुई। मंदिर के एडमिनिस्ट्रेटर गोपाल राव और सेवादार रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू से भी सिर्फ सवाल जवाब किए गए। बताया जा रहा है कि टिन्नू यादव ने पूछताछ में खुद को बेकसूर बताते हुए मंदिर ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्रा की भूमिका पर सवाल उठाए। टिन्नू यादव ने मंदिर में चढ़ावे की गिनती के इंचार्ज 3 लोगों पर भी सवाल उठाए। सूत्रों के हवाले से खबर है कि एसआईटी को सीसीटीवी फुटेज में छेड़छाड़ की आशंका है, इसलिए सीसीटीवी एक्सपर्ट्स की भी मदद ली गई। एसआईटी जांच के घेरे में आए लोगों से एक एक करके अलग अलग पूछताछ कर रही है। सभी के बयान वीडियो रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। हालांकि राम मंदिर ट्रस्ट की तरफ से इस मामले में कोई आधिकारिक शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है और इस मामले में अभी तक किसी को हिरासत में भी नहीं लिया गया है। राम मंदिर से चढ़ावा चोरी के आरोपों के बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहली बार शुक्रवार को अयोध्या पहुंचे। अयोध्या में योगी हनुमानगढ़ी और राम मंदिर में दर्शन करेंगे और कई धार्मिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। राम मंदिर चढ़ावे में हुए कथित घोटाले की खबरों के बीच योगी का यह दौरा राजनीतिक रूप से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि विपक्ष लगातार इस कथित घोटाले के लिए मंदिर ट्रस्ट के साथ साथ उत्तर प्रदेश सरकार को भी घेर रहा है। राम मंदिर के चढ़ावे में हुए घोटाले की जांच को लेकर विपक्ष ने पारदर्शिता की मांग की है, जबकि ट्रस्ट ने आरोपों को खारिज किया है और मामले की जांच जारी है। ऐसे में योगी मंदिर में भ्रष्टाचार को लेकर बड़ा संदेश भी दे सकते हैं। वैसे सीएम योगी का यह दौरा एक और वजह से चर्चा में है। दरअसल सीएम के दौरे के लिए जिला प्रशासन ने जो आधिकारिक प्रोटोकॉल तैयार किया है, उसमें राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की तरफ से महासचिव चंपत राय का नाम शामिल नहीं है, बल्कि उनकी जगह एक प्रतिनिधि को रखा गया है। आमतौर पर ऐसे दौरे में ट्रस्ट के प्रमुख पदाधिकारी मौजूद रहते हैं, इसलिए यह बदलाव राजनीतिक और प्रशासनिक दोनों स्तर पर सवाल खड़े कर रहा है। वैसे चढ़ावे और दान में गड़बड़ी की चर्चा सिर्फ मंदिरों तक ही सीमित नहीं है, अब वक्फ से जुड़ी संपत्तियों की जांच की भी मांग उठने लगी है। उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष कुंवर बासित अली ने बहराइच की दरगाह हजरत सैयद सालार मसूद गाजी से जुड़े वक्फ नंबर 19 में पिछले 20 सालों से चल रही गड़बड़ियों और भ्रष्टाचार की एसआईटी जांच की मांग की। उन्होंने मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखकर आरोप लगाया है कि दरगाह की चढ़ावे, किराए और ठेकों से करोड़ों की कमाई होती है, लेकिन उसका सही हिसाब नहीं है।
पूर्व और वर्तमान पदाधिकारियों के काम, जमीन, सौदों, बेनामी संपत्ति और ठेकों में हुए कथित घोटालों की जांच की मांग की गई है। साथ ही सोने चांदी के चढ़ावे की जांच और वक्फ संपत्तियों को सुरक्षित करने के लिए सख्त कार्रवाई की मांग की गई ताकि पारदर्शिता बनी रहे। यानी अब हर जगह कहां कहां क्या हुआ है इसकी फाइल खुलने वाली है। लेकिन हम खोलने जा रहे हैं अगले अध्याय के पन्ने, जिसमें आपको बताऊंगा कि मुगलों के महिमा मंडन के चक्कर में महाराणा प्रताप का 450 साल पुराना कौन सा सच छुपाया गया। भारत के इतिहास में हल्दी घाटी का युद्ध ऐसी घटना है जिसके बारे में अलग अलग तरह की बातें की जाती है। महाराणा प्रताप की वीरता और शौर्य का प्रतीक है हल्दी घाटी का युद्ध। हालांकि कई लोगों का यह भी कहना है कि महाराणा हल्दी घाटी में मुगलों से हार गए थे। साल 1576 में हुए हल्दी घाटी के युद्ध को आज 450 साल पूरे हो गए और कल ही महाराणा प्रताप की 486वीं जयंती भी थी। हल्दी घाटी और महाराणा प्रताप के जीवन को लेकर कई तरह के वर्जन्स हैं। एक तरफ लोग कहते हैं कि मुगलों के साथ संघर्ष में महाराणा प्रताप को कष्ट झेलना पड़ा, दर दर भटकना पड़ा। दूसरे पक्ष का कहना है कि महाराणा प्रताप ने मुगलों को बुरी तरह से मारा था, जिसके बाद मुगलों के अंदर महाराणा प्रताप का खौफ बैठ गया। आज हल्दी घाटी के युद्ध के 450 साल पूरे होने पर आपको बताने जा रहा हूं कि भाई हल्दी घाटी में मुगलों ने क्यों कहा कि हमारी रूह कांप गई थी। मुगलों ने पिटने के बाद भी महाराणा की तारीफ क्यों की थी। क्या महाराणा प्रताप को घास की रोटी खानी पड़ी भी थी या नहीं। महाराणा के हाथी ने अकबर के साथ क्या किया था। इसके अलावा आपको महाराणा प्रताप के जीवन की वो घटनाएं भी बताने जा रहा हूं जिसको अगर आप देखेंगे तो शायद पहले आपने उसके बारे में सुना भी नहीं होगा। पहले महाराणा प्रताप के हल्दी घाटी के युद्ध को लेकर कैसे अलग कहानी बताई गई उसके बारे में आपको बताता हूं। हल्दी घाटी का युद्ध मेवाड़ और मुगल सेना के बीच में लड़ा गया था। इस युद्ध में मुगल सेना के सेनापति मानसिंह थे। युद्ध की वजह अकबर की जिद थी। आप देखिए कि मेवाड़ के राजपूत मुगलों के अधीन नहीं आ रहे थे। अकबर ने जिद ठान ली थी कि मेवाड़ को जीतना ही है। 18 जून 1576 को हल्दी घाटी में भयंकर युद्ध हुआ। हल्दी घाटी का युद्ध 4 घंटे चला। राजपूत सेना में करीब 5000 सैनिक थे, मुगलों की सेना में 20,000 सैनिक। राजपूतों के पास बंदूकें नहीं थी, मुगल सेना के पास बंदूकें थी। महाराणा की सेना में करीब 100 हाथी थे, मुगल सेना में इससे 3 गुना ज्यादा हाथी थे। राजपूतों ने मुगलों को तगड़ा नुकसान पहुंचाया, लेकिन बीच युद्ध में राणा प्रताप घायल हो गए। रणनीति के तहत राणा प्रताप को बाहर भेजा गया। इसके बाद भी राजपूतों ने मुगलों पर गोरिल्ला हमले जारी रखे। युद्ध से निकलकर राणा प्रताप ने फिर से प्लानिंग की, अपनी जमीन पर फिर से कब्जा किया और मुगलों को लोहे के चने चबवाए। लेकिन राणा के घायल होकर चले जाने को मुगलों की जीत बताया गया। यानी युद्ध का नतीजा यह बताया गया कि राजपूतों को पीछे हटना पड़ गया। हल्दी घाटी के युद्ध में किसकी जीत हुई थी, सालों तक यही बताया गया कि युद्ध में राजपूतों की हार हुई, जो सही नहीं था। हल्दी घाटी युद्ध में क्या हुआ था, कौन जीता था, किसे पीछे हटना पड़ा था, इसकी सच्चाई आपको बताता हूं। हल्दी घाटी के युद्ध में राजपूतों की जीत हुई थी। मुगल सेना महाराणा प्रताप को पकड़ नहीं पाई। महाराणा ने बाद में गोरिल्ला युद्ध छेड़ दिया। महाराणा ने अपने इलाकों को वापस जीता। मुगल सेनापति मानसिंह से अकबर नाराज थे। अकबर ने मानसिंह को दरबार में बैन तक कर दिया था। ऐसे कई ऐतिहासिक प्रमाण हैं जिससे यह पता चलता है कि हल्दी घाटी में मुगलों की नहीं बल्कि महाराणा प्रताप की जीत हुई थी। उदयपुर में प्रोफेसर और इतिहासकार चंद्रशेखर शर्मा ने अपनी किताब राष्ट्र रत्न महाराणा प्रताप में हल्दी घाटी के बारे में डिटेल से बताया। किताब में लिखा गया है कि युद्ध में अकबर जो चाहता था वो हासिल नहीं कर पाया, जबकि महाराणा प्रताप मातृभूमि की रक्षा में सफल रहे। उस समय जमीन देने का अधिकार राजा के पास था। तांबे की प्लेटों यानी ताम्र पत्र पर जमीन का पट्टा दिया जाता था। महाराणा प्रताप ने युद्ध के 1 साल बाद तक जमीनें दी। लोगों के पास महाराणा प्रताप के ताम्रपत्र मौजूद थे। अगर मुगल युद्ध जीते होते तो वो ऐसा कैसे कर पाते। यानी युद्ध के बाद भी पूरे इलाके पर महाराणा प्रताप का कंट्रोल था, तभी ना वो लोगों को जमीन दे रहे थे। जबकि सालों या कई दशकों तक यह बताया जाता रहा कि महाराणा प्रताप हल्दी घाटी में हार गए थे। अकबर को महान बताया जाता रहा। सालों तक स्कूल की किताबों और शिलालेखों में हल्दी घाटी का विजेता मुगलों को ही बताया जाता रहा। लेकिन अब इन गलतियों को सुधारा जा रहा है, लेकिन इसके लिए भी लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी। आप देखिए कि किस तरह से हल्दी घाटी को लेकर इन गलतियों को सुधारा गया। राजस्थान बोर्ड ने कक्षा 10वीं की किताब में अकबर द ग्रेट नाम से एक अध्याय रखा हुआ था। इसमें हल्दी घाटी का विजेता मुगलों को बताया गया था। साल 2017 में किताब में सुधार किया गया। महाराणा प्रताप को युद्ध का विजेता लिखा गया। उस समय राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया थी। इसी तरह से शिलालेखों का लंबा विरोध हुआ। राजपूत समाज ने 40 साल तक इसका विरोध किया। 2021 में राजस्थान सरकार ने केंद्र और एएसआई से मांग की शिलालेखों में लिखी गलत जानकारी सही की जाए। इसके बाद 2021 में शिलालेख भी सही किए गए। लेकिन आप में से कितनों को इसके बारे में पता है? मुगलों का पता होगा बॉस। कुछ हो जाए, मुगल नहीं हारने चाहिए, बाकी किसी को हरा दो। आपको हल्दी घाटी में लगी शिलालेख दिखाता हूं। इस शिलालेख में मुगलों को विजेता बताया गया है और इसमें लिखा है कि राजपूतों को पीछे हटना पड़ा था। हालांकि लोगों ने राजपूत को मिटा दिया था। बाद में इन शिलालेखों में सुधार करके इन्हें बदला गया। अब इस पर लिखा है कि हल्दी घाटी के युद्ध में राजपूतों की बहादुरी से मुगलों को पीछे हटना पड़ा था। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की लीडरशिप में राजपूतों ने गजब की बहादुरी दिखाई थी।
राजपूत सेना के शौर्य से मुगलों के अंदर एक डर बैठ गया था और ये बातें खुद मुगल इतिहासकारों ने कही। मुगल इतिहासकार अब्दुल कादिर बदायूनी ने अपनी किताब मुंतखब उत तवारीख में लिखा है कि जून की गर्मी में मुगल सेना भूखी प्यासी मर रही थी। पहाड़ों से महाराणा की सेना हमला कर रही थी। राजपूतों के डर से रात में मुगल सो नहीं पाते थे। मुगलों के सामने राजपूत लोहे की दीवार बन गए थे। मुगल सेना के हाथियों के सामने राजपूत कूद जाते थे। राजपूतों के शौर्य से मुगलों की रूह कांप गई थी। यह खुद लिखा हुआ है। यह है हल्दी घाटी का इतिहास जो मुगल इतिहासकारों ने लिखा है। महाराणा प्रताप के नेतृत्व पर राजपूतों के सामने मुगल सेना कहीं टिक नहीं पाई थी। हल्दी घाटी में महाराणा प्रताप के मार खाने के बाद भी महाराणा प्रताप से मार खाने के बाद भी मुगल नहीं सुधरे थे। हल्दी घाटी के युद्ध के 6 साल बाद 1582 में एक बार फिर से महाराणा प्रताप और मुगलों का आमना सामना हुआ। इसे दिवेर का युद्ध कहते हैं। दिवेर के युद्ध में महाराणा प्रताप ने मुगलों को दौड़ा दौड़ा के मारा था। दौड़ा दौड़ा के। अरावली की पहाड़ियों में दिवेर इलाका है। यहीं पर मुगलों ने अहम सैन्य ठिकाना बनाया था। मुगलों पर महाराणा ने अचानक हमला किया। हमले से मुगल सेना हड़बड़ा गई। मुगल सेना चौकियां छोड़कर भाग गई भाई। महाराणा ने मुगल सेना को 18 किलोमीटर तक दौड़ाया। मुगलों के 36 ठिकानों पर राजपूतों ने कब्जा किया। इतिहासकार कर्नल जेम्स टॉड ने इसे मेवाड़ का मैराथन कहा था। यह है महाराणा प्रताप और राजपूतों की बहादुरी की कहानी। अगर मुगल इतने ही शक्तिशाली थे, इतने ही महान थे, तो दिवेर में अपनी चौकियां छोड़कर 18 किलोमीटर तक काहे भागे बॉस? दिवेर में मुगलों पर जीत के प्रतीक के तौर पर महाराणा प्रताप स्मारक भी बनाया हुआ है। यानी महाराणा प्रताप के शौर्य को अलग ही तरह से दिखाया गया। मुगलों को दौड़ा दौड़ा के मारने वाले महाराणा प्रताप के बारे में लिखा गया कि वो घास की रोटी खाते थे। बताया गया कि हल्दी घाटी के युद्ध के बाद महाराणा जंगल में चले गए थे और इस दौरान महाराणा प्रताप को घास की रोटी खानी पड़ी। जबकि घास की रोटी खाना लोक कथाओं से निकला है। राजस्थान में लोक कथाओं में बताया जाता रहा कि महाराणा ने बहुत संघर्ष किया। यहां घास की रोटी को सांकेतिक तौर पर संघर्ष के लिए प्रयोग किया गया था। महाराणा प्रताप से तो मुगल कांपते ही थे। उनके घोड़े चेतक से भी मुगलों के होश उड़ जाते थे। चेतक के साथ महाराणा प्रताप के हाथी रामप्रसाद की वीरता और वफादारी का अलग इतिहास है। हल्दी घाटी के युद्ध में रामप्रसाद हाथी पर मुगलों ने कब्जा कर लिया। उसे अकबर को गिफ्ट किया गया। अकबर ने उसका नाम पीर प्रसाद रखा। लेकिन रामप्रसाद तो महाराणा का वफादार था। मुगल खेमे में रामप्रसाद ने खाना पीना छोड़ दिया। अकबर की लाख कोशिशों के बाद भी रामप्रसाद ने कुछ नहीं खाया। इस वजह से कुछ समय बाद रामप्रसाद हाथी का निधन हो गया। यानी एक वो दौर था कि घोड़ा हाथी भी वफादार होता था। लेकिन हमारे यहां कुछ लोगों ने मुगलों के प्रेम में ऐसी वफादारी छोड़ी कि इतिहास का पूरा पन्ना ही मरोड़ के, घुमा के, मिटा के जैसे मन आया लिख दिया। लेकिन हम तो सही बताते रहेंगे। पाठशाला। और वक्त है हमारे स्पेशल सेगमेंट का। सबको यह तो पता है कि हमारे पेट में मौजूद हाइड्रोक्लोरिक एसिड खाना पचाने में मदद करता है। लेकिन घातक हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब पेट में रहता है तो पेट को क्यों नहीं जलाता? ऐसा क्यों बॉस? आज इसके बारे में बताने जा रहा हूं। दरअसल पेट में मौजूद मुख्य अम्ल या एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, जो काफी शक्तिशाली होता है। यह भोजन को तोड़ने, बैक्टीरिया को मारने और पाचन एंजाइमों को सक्रिय करने में मदद करता है। लेकिन इतना घातक होने के बावजूद यह पेट को नहीं जला पाता, क्योंकि पेट के आसपास कई सेफ्टी लेयर्स होते हैं। पेट की अंदरूनी सतह पर लगातार एक मोटी और चिपचिपी सतह बनती है, जिसे म्यूकस कहते हैं। यह परत एसिड को सीधे पेट की कोशिकाओं तक पहुंचने से रोक देती है। म्यूकस के अंदर भी बाइकार्बोनेट मौजूद रहता है, जो एसिड को निष्क्रिय करने में मदद करता है। पेट के अंदर की कोशिकाएं भी लगातार नई बनती रहती हैं। जब यही सुरक्षा तंत्र कमजोर पड़ने लगता है या पड़ जाता है तो पेट या छोटी आंत को नुकसान पहुंचता है और अल्सर जैसी समस्याएं होने लगती हैं। इसलिए हेल्दी खाना और हेल्दी लाइफस्टाइल बहुत जरूरी है। पेट के सुरक्षा तंत्र को बचाकर रखने के लिए आपके लिए भी जरूरी है कि हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करें और पाठशाला भी देखते रहें। आज के लिए इतना ही, लेकिन जाते जाते हेडलाइंस।